जन भागीदारी की भावना से मनाया जा रहा है। आर्थिक समानता पूरे करने का हमें भी अवसर मिलेगा, सामाजिक समानता पूरा करने का, और इसी उद्देश्य से मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। मुझे यहां पर यह भी स्मरण करना है माननीय महामहिम महोदय, राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आज़ादी के बाद जिस तरह से देश का निर्माण करने का, प्रदेश का निर्माण करने का कल्पना किया, ये सदन तो उसका साक्षी नहीं है। वो सदन पुराना सदन था। उस पुराना सदन में 1952 से लगाकर 98 तक हमारे यहाँ जो नेता थे उन्होंने संसदीय परंपराओं का जो निर्माण किया, जो आदर्श स्थापित किए, वो आज दुनिया में हम सब के लिए और आज हिंदुस्तान में हमारे सब के लिए उदाहरण है। उन्हीं विधानसभा में बैठकर हमने कानून बनाए, वो कानून बनाए जिसमें आज जागीरदारी प्रथा के बाद लाखों करोड़ों लोगों को जमीन का अधिकार मिल सका। लैंड रिफॉर्म के सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेसिव लॉज कहीं बने तो राजस्थान में बने, और वो का सदन वो पुराना सदन है मान्यवर। पर इस नए सदन में मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता है। इस सदन की कल्पना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हरिशंकर जी बाबरा ने की थी, पर आज़ादी के बाद इस सदन में जो मान्य सदस्य बैठे हुए हैं, कुछ को छोड़कर माननीय महामहिम महोदया, आज़ादी के बाद जो लोग जिनका जन्म हुआ है वो आज विधानसभा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं का नेतृत्व करने वाले लोगों ने इसलिए 23 साल में राजस्थान के निर्माण करने की कल्पना की। वो राजस्थान जहाँ सड़क नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ बिजली नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं थी, वो सब हमने प्राप्त की। और इन 23 सालों में इस नई सदन में बैठकर हमने राजस्थान की जनता के जीवन को परिवर्तन करने के लिए व्यक्तिगत योजना की लाभ बनाने का काम किया। और आज इस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ बड़े गौरवान्वित होकर कहना चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम राजस्थान में हमने किया, और आने वाले समय में इस प्रदेश के माध्यम से सारे दुनिया के लोगों को बता सकेंगे कि लोकतंत्र में एक प्रदेश जो जहां पर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो भी हमने प्राप्त किया। और व्यक्ति जीवन के परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाने का काम हमने किया। विधानसभा और लोकसभा, इस सदन तो यही माध्यम है जिनके माध्यम से नीति बनाकर हम देश का निर्माण करने का काम करें, और निर्माण का काम विधानसभा में अच्छी तरह से हुआ। यहाँ के जितने भी हमारे नेता थे उन्होंने आदर्श की पालना की, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। और मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता महामहिम महोदय, इन्हीं राजस्थान की विधानसभा से निकले हुए माननीय सदस्यों ने उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। आज हमारे यहाँ से निकले हुए माननीय सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, और उपराष्ट्रपति के पद भी उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर राजस्थान के निर्माण में राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर काम किया, उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों में TN चतुर्वेदी CAG के चेयरमैन रहे, मिस्टर महर्षि CAG के चेयरमैन रहे, मिस्टर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनोड़ा वो इस पद पर हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं उन पर रहने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेसी में काम करने का मौका भी यहाँ के राजनीतिक लोगों के साथ मिलने का काम मिला। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि राजस्थान विधानसभा वो विधानसभा है जिस विधानसभा ने जो ब्यूरोक्रेसी है और जनता के सहयोग से जो चुने हुए प्रतिनिधि उन्होंने मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण करने का काम किया। और उसी नवनिर्माण में मैं आज स्मरण करना चाहता हूँ माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया को, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत को, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है शिवचंद्र जी माथुर, और आज हमारे यहाँ बैठी हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में नहीं आए माननीय अशोक जी गहलोत को। इन सब ने मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण करने की कल्पना की, विधानसभा में बैठकर कानून बनाकर राजस्थान को निर्माण करने का काम किया। उस सदन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो अगले 75 साल हैं, अभी तो हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल की हमारी उपलब्धियाँ बहुत है, दुनिया में प्रोग्रेसिव कंट्री बनकर आगे बढ़े हुए हैं, पर अगले 75 साल की जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों में सामाजिक विषमताएं कम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन हो रहा है, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक जो विषमता उसको कम कैसे कर सकें, किस तरह से हम सामाजिक सौहार्द बनाकर देश का निर्माण करने का काम कर सकें, वो आपकी उपस्थिति में प्रेरणा लेकर हम सब इस कदम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः राजस्थान की जनता की तरफ से, माननीय विधायकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि एक विधानसभा का विधायक मैं 1980 में बना था हमारे मुहिम, आज 2023 से मुझे भी 43 साल हो गए। इस राजनीतिक जीवन में जो अवसर मुझे मिला है, पहली बार महामहिम का स्वागत करते हुए मेरे जीवन का जो सुखद क्षण है वो राजस्थान की जनता के ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा।
आपकी स्थिति, आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करेगी, हमें प्रेरणा देगी और इन्हीं से प्रेरणा लेकर राजस्थान में कानून और नियम बनाएंगे जिससे राजस्थान का विकास हो सके और राजस्थान की जनता के जीवन में परिवर्तन हो सके। एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहाँ लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है, पवित्र सदन है। मैं मानता हूँ कि विकास की जो भावी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नियम कानून बनाने और हमारे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने का यह पावन स्थल है। विधायिका यदि प्रभावी रूप में कार्य करती है तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर पड़ता है और कालांतर में इससे जनता के हित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर लाया जाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे सदन की मर्यादा को कायम रखते लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। भारतीय परंपराओं में आरंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के गणराज्यों के बारे में चर्चा है। पहला है अयुद्ध गणराज्य, अर्थात ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही फैसले लेते, और दूसरा है श्रेणी गणराज्य, माने इसमें हर कोई भाग ले सकता है। वैशाली इस कोटिका देश का प्राचीन गणराज्य माना गया था, पर इससे भी पहले पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का प्रयोग आया है। जनपद माने ऐसे स्थान जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं लोकतंत्र से जुड़े देश के सभी सदनों का सदस्य रहा हूं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते आज राज्यपाल पद पर हूं, परंतु इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आज सभी में मैंने काम किया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर कहूँगा कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल जनता है, जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में भेजती है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च कर्तव्य भी यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन संस्थाओं के जरिए हम काम करें। प्रयास करें कि सदन निरर्थक बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सार्थक रूप में भावी ढंग से कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूं कि स्वाधीनता का अर्थ राजनीतिक स्वाधीनता भरी नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास और भावनात्मक पुनर्जागरण। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वह इसी संदर्भ में अपने लोकतांत्रिक शक्तियों का अधिकाधिक
उपयोग करें। लोकतांत्रिक मूल्य मतदान से चुनी सरकारों में ही निहित नहीं है, बल्कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की वह आवाज़ है जिसमें पूर्वाग्रहों से परे होकर किन्हीं सार्थक मुद्दों निर्णयों पर मंथन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सदन के पवित्र सदन में पक्ष प्रतिपक्ष संवैधानिक मर्यादाओं के साथ सहमति असहमति के जरिए अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति करें। सदन के प्रतिनिधि अपनी बात सदन में रखें, परंतु अनुशासन और शालीनता के साथ। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया है। जरूरत इस बात की है कि दोनों के प्रति ही सजग रहा जाए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडलों के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत सारे अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार भी दिया गया है, इसलिए कि बगैर किसी बाधा के वे ठीक से कार्य कर सके। पर जरूरी ये भी है कि हम अपने याद रखिए, सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है। यहाँ पूर्वाग्रह रखते आरोप प्रत्यारोप केवल दलीय भिन्नता के कारण विरोध और सदन ठप करने की मानसिकता से जनता से जुड़े मूल मुद्दे प्रायः गौड़ हो जाते हैं। इससे सदन का कीमती समय बर्बाद होता है, निर्णय हो ही नहीं पाते। ऐसी स्थितियां किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि सदन समुचित रूप में चले और यहाँ जनहित में सार्थक कार्य हो। लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जनता के हित में अधिकाधिक कार्य किए जाने के लिए ये जरूरी है कि सदन की बैठकें समय पर आहूत हो। एक ही सत्र को लंबा नहीं चलाया जाए, बल्कि सत्रावसान की कार्रवाई समुचित ढंग से यथा समय हो। इन सभी से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। इसी की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि सदन में बोला जाने वाला एक एक शब्द महत्व रखता है। यहाँ जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके आचरण का इतिहास बनता है। इसलिए सदन की मर्यादा के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ही हमें सभी स्तरों पर कार्य करना चाहिए। यही हम सभी का दायित्व भी है। ऋग्वेद में आता है, भद्रम गृहम कृणसु भद्रवाचो उच्चैते सभासु, अर्थात घर को भद्र बनाएं, फिर वाणी को भद्र बनाएं और सभा में भद्र आचरण करें। यहां मर्यादित व्यवहार हो, इसके लिए सभी सचेत रहेंगे, तभी लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास सदा बना रहेगा। बहुत सारी बातें मेरे अपने संसदीय अनुभव भी इतने हैं कि अगर उन्हें ही यदि सुनाने लगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यह कहना चाहूँगा कि हम अपनी बात रखें, बहुत मजबूती से रखें, परंतु दूसरे पक्ष को सुनने के लिए भी सदा तत्पर रहें। महात्मा गांधी ने 31 मई 1942 के हरिजन में लिखा था, अगर हम दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। जब हम अपने विरोधी की बात सुनने से इनकार कर देते हैं या उनकी बात को सुनकर उसका उपहास करते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि हम विवेक और तर्क का द्वार बंद कर रहे हैं। महात्मा गांधी के इस कहे के आलोक में ही कहना चाहूँगा कि हम अपने मत के प्रति आग्रह रखें, परंतु दूसरे पक्ष के प्रति भी किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं पालें। सदन में संवैधानिक मूल्यों, नियम कानूनों के साथ उदात्त जीवन मूल्यों और आदर्श की पालना करेंगे, तभी निरंतर सम्मान और प्यार की अपेक्षा हम कर सकते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ संसार को अपना परिवार मानते मनुर्भव की महान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इकबाल ने अपनी शायरी तराना ये हिंद में इसीलिए तो कहा है, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
आइए हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करें। हम हमारे विधायी कार्यस्थलों को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पूजते हुए उनसे जुड़े आदर्श स्थापित करें। उनके जरिए हम राष्ट्र और जनमन के विकास के लिए कार्य करें। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया का एक बार फिर यहाँ अभिनंदन और स्वागत है। आपने मुझे यहाँ स्मरण किया, मुझे अपनी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदय का आभार। जिस गौरवान्वित पल का इंतजार था, अब मैं आदर के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया से राजस्थान विधानसभा के इस सदन को संबोधित कर अनुग्रहित करने के लिए विनम्र अनुरोध है। माननीय राष्ट्रपति महोदया। राजस्थान विधानसभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्रा जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, उपस्थित सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। माणों, सम्मानों और बलिदान सूरज राजस्थान की धोरारी धत्तीरा निवासियों ना घनी शुभकामनाएं। कुछ बोलने से पहले मैं विधानसभा के पावन धरती को मैं नमन करती हूँ। उन्नीस में राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक इस विधानसभा द्वारा 71 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रचा गया है। इसके लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को तथा आप सभी विधायकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों की ओर से राजस्थान के सभी पूर्व राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, विधानसभा अध्यक्षों और विधायकों के योगदान की स्मरण करती हूँ। राजस्थान के लिए ये विशेष गौरव की बात है कि वर्तमान संसद की दोनों सदनों ने अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायकों द्वारा की जा रही है। उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी तथा लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी राजस्थान में विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। संविधान सभा द्वारा प्रत्येक राज्य में विधायिका की स्थापना सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार संविधान की धारा 168 द्वारा विधानसभाओं का गठन करने का प्रावधान लागू हुआ। जैसा कि इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं, स्वाधीनता के बाद 1948 में मत्स्य यूनियन की स्थापना के साथ इस राज्य के स्वरूप का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो विभिन्न चरणों में होता हुआ 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार राज्य के पुनर्गठन तथा अंत में अजमेर के राजस्थान से विलय के साथ संपन्न हुआ। राज्य के इस एकीकृत तथा व्यापक स्वरूपों के आधार पर विधानसभा का स्वरूप भी निर्धारित हुआ। यद्यपि पहली विधानसभा वर्ष 1952 में अस्तित्व में थी, सभी सामाजिक वर्गों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के विधायकों की उपस्थिति के कारण ये विधानसभा राजस्थान के विविधता का सुंदर प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है।
क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में जैसलमेर के मरुस्थल से लेकर सिरोही के माउंट आबू, उदयपुर की झीलों तथा रणथंभौर के वनांचल में प्रकृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। ये विधानसभा भवन राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य कला का सुंदर आधुनिक उदाहरण है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जयपुर नगर की निर्माण योजना वैदिक स्थापत्य कला पर आधारित है, जिसमें अन्य शैलियों का भी सुंदर समावेश किया गया है। राजस्थान के शिल्पकार और कारीगर बेजोड़ निर्माण कार्य और हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति भवन की गणना विश्व के सबसे प्रभावशाली भवनों में की जाती है। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लगे अधिकांश पत्थर राजस्थान से ही गए थे। राष्ट्रपति भवन के सुंदर निर्माण में राजस्थान के अनेक कारीगरों का परिश्रम और कौशल शामिल है। जयपुर कलम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की शोभा बढ़ाता है। इस तरह जयपुर कलम के माध्यम से राजस्थान की छवि राष्ट्रपति भवन में आने वाली प्रत्येक व्यक्तियों तथा वहाँ रहने वाले कार्य करने वाले सभी लोगों के मनोमस्तिष्क में बनी रहती है। अतिथि को देवता समझने की भारतीय भावना का बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान के स्नेही लोग प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में लोकप्रिय गीत पधारो हमारे देश में अभिव्यक्ति अतिथि सत्कार को भावना को यहाँ के लोगों ने अपने व्यवहार में भी ढाला है। राजस्थान के लोगों के मधुर व्यवहार और प्रकृति तथा कलाकृतियों के मनमोहक आकर्षण के कारण देश विदेश के लोग यहाँ बार बार आना चाहते हैं। देवियों और स्वजनों, राजस्थान के उद्यमी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। इस प्रकार आप सभी विधायकगण एक समृद्ध परंपरा वाले राज्यों में अत्यंत प्रभावशाली और परिश्रमी लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। सभ्यता और संस्कृति के हर आयामों में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूती रही है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले राजस्थान के क्षेत्रों में ही संस्कृत के महाकवि माघ ने शिशुपाल बद्ध नामक श्रेष्ठ महाकाव्यों की रचना की थी। उनके काव्यों की तुलना महाकवि कालिदास के काव्यों से की जाती है। हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव राजस्थान के चंद बरहाई को जाता है। उनके द्वारा बरदाई के जाता है। उनके द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला काव्य माना जाता है। राजस्थान की मीराबाई ने भक्ति साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। महानता तथा लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित राज्य व्यवस्था राजस्थान की भावभूमि में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। महाभारत में आदिवासी समुदाय के ऐसे गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है जो 5वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। ऐसे गणतंत्रों में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में स्थापित यौधेय जनजाति का गणतंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। स्वाभिमान के लिए संग्राम करने की भावना राजस्थान की धरती के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यही भावना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रही है। यहाँ के बारे में वीरों ने योद्धाओं ने जिन राजाओं के नेतृत्व में धरती को अपने रक्त से लाल कर दिया, वे राजा भी अपने लोगों से अथाह प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा
और राणा प्रताप, महाराजा राणा प्रताप जैसे वीरों और अनेक सेनानियों का शौर्य भारत की वीर गाथाओं के स्वर्णिम अध्याय है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले बनवासी वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेघवाड़ का बच्चा बच्चा जानता है। वीर बालक दूधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने प्राण समर्पित कर दिया था। जो जनजाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्रों में बांधने के लिए मोतीलाल तेजवान ने एक ही आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य एकजुट होकर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। शिक्षित समाज के समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाली डंगरपुर की बीरवाला कालीबाई के विषय में सभी देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए। समाज सुधारक और महान स्वाधीनता सेनानी गोविंद गुरुजी के असंख्य देश प्रेमी अनुयायी मानगढ़ नरसंहार में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में गोविंद गुरुजी का प्रभाव था। मुझे प्रसन्नता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलब्धि में हो रहे कार्य के माध्यम से देशवासियों को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जनजातियों सहित राजस्थान के सभी समुदायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैंने विधानसभा में इस विषय पर थोड़े विस्तार में जाकर इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। स्वाधीनता के बहुत पहले सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के महान उद्देश्यों के साथ एक कानून सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश का वो महत्वपूर्ण अधिनियम बोलचाल में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके प्रेरणा श्री हरिविलास शारदा थे। श्री हरिविलास शारदा राजस्थान के निवासी थे। स्वाधीनता के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरव सिंह शेखावत जैसे जनसेवकों ने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप राज्य स्तर के कानून बनाने में तथा समावेशी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व दिया। समावेशी विकास और जनहित में कार्य करने की इस परंपरा में मजबूत बनाना सभी विधायकों का कर्तव्य है। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी माननीयों को कहना चाहती हूँ, माननीय हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया है ये राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है। जनप्रतिनिधि, विधानसभा के जनप्रतिनिधि केवल 200। माननीयों को जनता ने जनप्रतिनिधि रूप में इस विधानसभा को भेजते हैं। माननीय कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कि जिंदगी भर बार बार जनता द्वारा प्रतिनिधि बनकर इस सभा को आके सभामंडन करते हैं। जनता कितना प्यार करते हैं।
इसीलिए बार बार आपने चाहती जनप्रतिनिधि को बार बार इस विधानसभा को चुन के भेजते हैं। कभी कभी इतने प्रभावित होते हैं अपने नेता या अपने प्रतिनिधि का हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कभी हेयर स्टाइल, उनके चाल चलन, चेहरा, उनके ड्रेस, कभी कभी ऐसे मैंने देखी जनता को के भी हाथ में बंधे हुए कलाई के कलर का एक धागा को भी वो फॉलो करते हैं। कितने प्यार करते हैं, आशा करते हैं। जिस चीज़ को माननीय विधायक के अध्यक्षों ने यहाँ जिक्र करते थे कि आज़ादी, प्रियम्बल का कुछ पंक्तियाँ, आज़ादी बोलने का, आज़ादी सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, शिक्षा लेने की आज़ादी, ये आज़ादी का दायित्व जनसाधारण ने अपने जनप्रतिनिधि को दिए। ये युग एक कंप्यूटर युग है। ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में वो देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था। लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है, मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नुहे, मैं नुहे, मेरा सच, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जनप्रतिनिधि जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। मैं और मेरा से ऊपर उठकर मेरा देश, मेरा जनता, मेरे लोग होना चाहिए। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं। आप यहाँ इसीलिए बार बार जनता आपको चुनकर भेजे हैं। मुझे लगता है आने वाला दिन जो भी मुद्दा, हमको पता है कि ये मुद्दा हम लोगों के हम अभी चाहिए, नीड ऑफ द आवर, अभी का क्या ज़रूरत है, वर्तमान की ज़रूरत चीज़ें का उसी हिसाब से नियम बनाने का दायित्व जनता ने जनप्रतिनिधि को दिए हैं। आप उसको बना सकते हैं, आपके हाथ में हर चीज़ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आगे चलकर ये XYZ ने नहीं किया, लेकिन अपने खुद को पूछना चाहिए, मैं क्या किया, हम क्या किए। X नहीं किया, लेकिन मुझे दायित्व दिया गया, जनता ने मुझे दायित्व दिए, मैं क्या किया, मैं जनता के लिए क्या किया, हम मिल के संगठित रूप में क्या किए। मुझे लगता है आने वाला दिन, ये राजस्थान नाम सुनकर मुझे दिल में इतने भावना आती है कि राजाओं के राज तंत्र तो अभी नहीं है, लोकतंत्र है। इसीलिए मुझे चुना गया है। मुझे परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे पता नहीं कितने होगा, 7 करोड़ और 200, इतने भरोसा करते हैं। मुझे लगता है भरोसा लायक होना चाहिए। मैं राजस्थान के समग्र विकास तथा राज्य के सभी
निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। राजस्थान की विधानसभा के सभी सदस्य जन कल्याण और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे तथा संसदीय प्रणाली के गरिमा को बढ़ाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय राष्ट्रपति महोदय का हृदय की गहराइयों से आभार ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मेरा अनुरोध सभी से अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान हेतु राष्ट्रगान